वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एचपीटेट मेडिकल के प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री सेक्शन की डिस्कशन में जो है वो 2018 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अलॉय। तो इनमें से कौन सा है जिसमें अलॉय में कॉपर नहीं होता है। तो आपको सभी का पता होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली आपको ये क्लियर चीज़ हो जाएगी। देखो, जो ब्रॉन्ज होता है वो होता है Cu+Z लिखा है तो आपने लिखना SN, यानी कि टिन का मिक्सचर होता है, टिन का अलॉय होता है। और जो ब्रास होता है उसमें भी कॉपर होता है। जो ब्रास होता है उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस Zn, S लगा होगा तो Zn यानी कि जिंक होता है। और जो बेल मेटल होती है उसमें भी होता है, बेल मेटल में भी कॉपर होता है। बेल मेटल जो होती है वो ब्रॉन्ज की बनी होती है तो उससे भी चल पड़ता है। तो बाकी बच गया सोल्डर। जो सोल्डर होता है उसमें जो मेटल यूज़ होती है सोल्डरिंग में टिन प्लस लेड का यूज़ होता है। तो इसमें कॉपर नहीं हुआ तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है अमलगम क्या होता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा अमलगम क्या होता है। जब हम मरकरी को किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम अमलगम बोलते हैं। फिर एक आपको क्वेश्चन आता है कि मरकरी को किसी मेटल के साथ मिक्स करना क्या कहलाता है, अमलगम। दूसरा आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है मेटल और मेटल से, यहाँ से ज़्यादातर ये आता है अमलगम जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, किसी मरकरी को किसी मेटल के साथ मिक्स करना। दूसरा आता है एक्वारिजिया क्या होता है, ये आता है पेपर में। एक्वारिजिया क्या होता है, इसमें 3 मोल ऑफ HCl होता है और 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, 3 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। और एक्वारिजिया को हम क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया को हम बोलते हैं, जो हमारा एक्वारिजिया होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रॉयल वाटर भी बोल देते हैं। तो पेपर क्वेश्चन आता है एक्वारिजिया या रॉयल वाटर किसको बोलते हैं, वो 3 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होता है, इसको अगर हम कमर्शियल यूज़ पे करना हो, वैसे तो इसको अगर हम कमर्शियल यूज़ करना हो तो हम इसमें क्या डालते हैं, कमर्शियल यूज़ करना हो तो वो क्या होता है, उसकी डीनेचुरेशन करनी पड़ती है, यानी कि उसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है जो पीने योग्य नहीं होता है। तो उसमें हम किस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल का यूज़ भी करते हैं, पिराडीन का भी करते हैं और कॉपर सल्फेट का भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल किसके थ्रू करते हैं हम। वैसे तो पेपर में कई बार पिराडीन ही होता है, लेकिन हम कॉपर सल्फेट भी करते हैं और मिथाइल अल्कोहल का यूज़ भी करते हैं। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे पूछा है, फूड कैन आर कोटेड विद, कौन लिख दिया यहाँ कैन है, आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जिंक जो होता है वो मोर एक्टिव होता है देन क्या होता है, जिंक किसके ज़्यादा एक्टिव होता है, टिन से ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, टिन से ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये खाने के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, फूड कौन में हो जाएगा तो वो जिंक के साथ टॉक्सिक एलिमेंट बना देगा, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। आगे पूछा है, फोर्थ प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं, तो याद रखना फोर्थ प्रोडक्शन जब भी कोई सल्फाइड ओर होती है तो सल्फाइड ओर के लिए तो हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए हम फोर्थ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। कोई भी जिंक सल्फाइड हो चाहे कॉपर सल्फाइड हो, चाहे जिंक सल्फाइड हो चाहे कॉपर सल्फाइड हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोर्थ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ प्रोडक्शन प्रोसेस में किस ऑयल का यूज़ होता है, तो उसमें जो ऑयल होता है वो पाइन ऑयल का यूज़ होता है। किसका होता है, पाइन ऑयल का यूज़ होता है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अब लीचिंग का भी क्वेश्चन आता है कि लीचिंग से किसके निकालते हैं, तो लीचिंग से हम निकालते हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को निकालने के लिए लीचिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। किसका भी यूज़ किया जाता है, इसका। अगला जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि थर्माइड प्रोसेस से हम किससे निकालते हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड।
किसके, क्रोमियम के ऑक्साइड। और मैग्नेटिक सेपरेशन से हम किसको करते हैं सेपरेट, दैट इज आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 को। पेपर में देखो, ये पेपर में अगली बार ऐसे जाएगा, सिंगल पूछ लेगा, अभी तो ना टेबल दिया हुआ, अगली बार क्या करता है वो टेबल में से ही कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, सल्फाइड और ये पेपर में आया है, एल्यूमिनियम का आया है, क्या होता है अगली बार आयरन में आ जाए या क्रोमियम का आ जाए। क्रोमियम का ऑक्साइड के लिए भी क्या होता है, उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, उसके लिए थर्माइट प्रोसेस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसकी, ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमें किसका पता करना पड़ता है कि रिडक्शन किसकी हुई है, तो रिडक्शन करने के लिए क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन लगी थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और जो रिड्यूस करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना था, रिड्यूसिंग एजेंट HCl होना था, क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ रिमूव, जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना, वो होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या करेगा, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अगला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन लस्टस नॉन मेटल, तो प्रीवियस ईयर मैंने बहुत बार कराया हुआ है, आयोडीन इज अ लो, आयोडीन जो होती है नॉन मेटल होती है, जो लस्टस होती है। आगे पूछा है फॉस्फोरस, फास्फोरस को हम किसके अंदर रखते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर, किसके अंदर रखते हैं, कोल्ड वाटर। और पर्टिकुलरली कौन सा फास्फोर होता है, दैट इज़ वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को हम क्या बोलते हैं, वाइट फास्फोरस को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, और इसकी जो ऑर्डर होती है वो गार्लिक ऑर्डर होती है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो हमारा दूसरा फास्फोर होता है दैट इज रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो होता है इसका यूज़ हम माच स्टिक में करते हैं, किस में करते हैं, माचिस की तीली में, मैच स्टिक्स में करते हैं, मैच स्टिक्स में करते हैं। और जो हमारा ब्लैक फास्फोरस होता है वो क्या होता है, वो हाईली स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, ब्लैक की होती है, और इसके बाद सबसे कम किसकी होती है, वो वाइट फास्फोरस। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। आगे पूछा है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ए सब शेल। तो n इजिकल टू 5 एंड L इजिकल टू 0। अगर L 0 है तो S होता है, 1 हो तो P होता है, 2 हो तो D होता है, 3 हो तो F होता है L की वैल्यू। इसका मतलब L कितना हो गया, N की वैल्यू 5 हुई, N की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि कौन सा 5S हुआ। तो S में जो ऑर्बिटल होते हैं S, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 ही होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल निकालने हो तो वो होते हैं 2n², ठीक है, 2n² होता है। अगर सब शेल में निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने शेल निकालना तब शेल के लिए 2n² होता है। और अगर आपको सब शेल में निकालने हो तो क्या होता है, 4l+2 होता है। क्या होता है, 4l+2 होता है, ठीक है। तो हम 4l यहाँ से करेंगे, अगर हम L की वैल्यू क्या भर रहे हैं, यहाँ 0 भर रहे हैं, तो 4 0 हो गया +2, तो किस में आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मान लो यहाँ n की वैल्यू दी होती आपको, n की वैल्यू तो चलो 5 रही, आपको दी होती, L की वैल्यू 1 दी होती, तो L की वैल्यू 1 दी होती तो कैसे निकालते हैं हम, L की वैल्यू 1 कर भर दो, L की वैल्यू क्या भर दो, L की वैल्यू 1 भर दो। अब L की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या हो गया, P ऑर्बिटल। तो P में कितने आएंगे, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती, तो 4 × 1 + 2, तो P में कितने आ जाते हैं, 6 हो जाते हैं। P में कितने आएंगे, 6। अगर P होता तो यहाँ 6 आना था, तो आंसर विल बी। और कई बार और थोड़ा चेंज करता है वो, कई बार आपको ml की वैल्यू देता है। अगर ml की वैल्यू मान लो -1 0 और 1 दी होती, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ L की वैल्यू तो है, L की वैल्यू यहाँ -1 दी होती, यहाँ 1 दी होती और ये दिया होता, और पूछता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो जितने यहाँ पर ऑर्बिटल दिए होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उससे 2 गुने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो यहाँ पर 2 ही दिए होते, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 ही दिए होते, 1 नहीं दिया होता, 2 दिए होते तो
4 इलेक्ट्रॉन आने थे। ये भी कई बार अगली बार पेपर में देखेंगे तो वहाँ इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, ml से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका बहुत सारा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो देखो सोडियम है, पोटासियम है, फ्रांसियम है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कैल्शियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो एसिडिक के लिए आपको एस करैक्टर देखना पड़ता है। जिसमें एस करैक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा है, इसका एस करैक्टर ज़्यादा होगा वो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। वो क्या होगा? मोर एसिडिक। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ लिखा है ब्यूटेन, मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूट। तो कितने हो गए? यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ये। तो इसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? 1 2 3 और 4 हुई। तो जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp3 होती है। तो sp3 में जो एस करैक्टर होता है वो sp3 में जो एस करैक्टर होता है वो 25% होता है। कितना होता है? 25% होता है। वैसे अगर हम ब्यूट 1 इन की निकालेंगे तो 1 इन कैसे लिखेंगे? मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, इन है लास्ट पे है तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इनका मतलब यही होता है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या बच जाएगा? CH2। 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसने 3 बना दिए, 1 यहाँ बच जाएगा, फिर 2 यहाँ बच जाएंगे और 3 यहाँ बच जाएंगे। तो इसकी हाइब्रिडेशन निकालते तो हाइब्रिडेशन कैसे निकलेगी? इसको अगर मान लो हम खोल लें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, तो कितना हो गया? 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी कि कितना होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब वैसे हम ब्यूट 1 आयन का निकालेंगे। ब्यूट 1 आयन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट है तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ क्या बचेगा? एक ही H बनेगा। यहाँ 3 बने, चौथा बना हुआ है, तो यहाँ कितने बन जाएंगे? 2 और यहाँ बन जाएंगे 3। तो देखिए यहाँ पर जो जिसके साथ जिसका देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये H हो गया और यहाँ सिग्मा, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। 2 सिग्मा हो तो हम क्या लगाते हैं? sp हाइब्रिडेशन। तो sp जो है 50% क्या होता है? 50% क्या होता है? एस करैक्टर होता है। और जो sp2 होता है उसमें 33.1/3% होता है। तो ये हो गया। अब वैसे हम आयन का बनाएंगे तो आयन में क्या हो जाएगा? 2 आयन में बनाएंगे तो 2 आयन में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? CH3 सेकंड पे लगाना है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ CH बन जाएगा, यहाँ CH2 बन जाएगा, यहाँ 2 डबल बॉन्ड हो गया, फिर 2 हो गया तो तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो अगर हम इसमें से निकालेंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp ही आएगी, क्योंकि यहाँ भी 1 सिग्मा ये हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इस केस में क्या होगा? इसमें यहाँ पर गलत बन गया, रुकिए जरा 1 मिनट, यहाँ इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। देखो क्या लिखा है? ब्यूट 2 आयन, 2 मतलब 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बना रहे तो 2 यहाँ हो गया, ठीक है, तो तीसरा यहाँ हो जाएगा, कि तीसरा यहाँ हो जाएगा और चौथा ये हो गया, तो 4 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ क्या बनेगा? 1 हाइड्रोजन 3 और चौथा ये बन गया। वैसे 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 2 और 2 4 बन गए, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। अब देखो जिसमें एस करैक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा, तो इन दोनों के केस में ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है? इसमें जो हाइब्रिडेशन लिखने वो क्या है? वो भी क्या आ रही है? sp आ रही है। देखो मान लेते हैं हम इसकी निकालते हैं, तो इसकी हाइब्रिडेशन निकालते हैं जो बीच वाले की कार्बन की, तो इसकी भी सिग्मा हुई, ठीक है। तो इस केस में भी क्या आएगी? sp आएगी। जब sp आएगी दोनों के केस में तो हम क्या करेंगे? अगर दोनों के केस में sp आएगी तो हम क्या करेंगे? हम उसमें देखेंगे इसमें H पॉजिटिव आसानी से निकल जाए। तो देखो इसमें जो H है वो साइड में ही लगा हुआ है, सिर्फ अकेला है, तो ये आसानी से दे देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? दैट इज़ ब्यूट 1 आयन।
कौन होगा, ब्यूटोवन आयन। जिसकी एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर क्या दोनों के केस में था, लेकिन 2 जो था वो बीच में डबल बॉन्ड बना रहा था। जब बीच में डबल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब क्या होगा, जब बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा, एच पोजिशन नहीं दे पाएगा। तो इस केस में किसकी होगी, जो लास्ट में बनाएगा सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस में बना हुआ है, इसमें बना हुआ है लास्ट में। आगे पूछा है कि कैल्शियम सल्फेट कैंपर, जब भी आपको कैंपर देता है यानी कि सीधा याद रखना है, मैंने पिछली बार बहुत जगह करवाया हुआ, दैट इज़ सब्लिमेशन होता है। जहाँ भी आपको कैंपर दिख जाए, जहाँ भी आपको कैंपर दिख जाए या अमोनियम क्लोराइड दिख जाए, यानी कि सीधा आंसर लगाना है आपने सब्लिमेशन। यहाँ परसेंटेज दिखी, परसेंटेज तो आपको तंग करने के लिए लिखी है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है कि आपको ये याद ही करनी कितने परसेंटेज, ये तो ऐसे दिया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था स्टीम डिस्टिलेशन हम करते हैं, दैट इज़ एनालिन को प्योरीफाई करने के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए एनालिन को प्योरीफाई। डिस्टिलेशन हम किस में करते हैं, इसमें टेम्परेचर बॉइलिंग का टेम्परेचर डिफरेंस जो हो वो ज़्यादा हो उसमें यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे पूछा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर K2SO4। तो यार ना, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट हॉफ फैक्टर होता है। और वेंट हॉफ फैक्टर याद रखना, ये पेपर में आता है एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है और डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो कैसे आता है, अब देखो यूरिया का पूछा हुआ, यूरिया जो डिसोसिएट नहीं हो पाता है, ठीक है, डिसोसिएट नहीं हो पाता तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो डेल्टा TBV कितना आ जाएगा, डेल्टा TBV कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे डेल्टा TBV दूसरे केस में लेंगे, दैट इज़ NaCl, तो Na पॉजिटिव बनेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा, तो कितने आयन बने, 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दूसरा लिया है K2SO4, तो K2SO4 में जब ये टूटेगा तो 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव बना देगा। तो इस केस में कितना हुआ, इस केस में कितने आयन बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 2 ये हैं, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब रेशो पूछी तो रेशो मतलब तीनों को डिवाइड कर दो, तो पहले में कितना है 1, फिर 2 और फिर 3, तो क्या रेशो आ गई 1:2:3। ये आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डिसॉल्व कर लिया वाटर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या कर लिया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने पूछा है कि हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो यानी कि बेसिक सोल्यूशन बनेगा। जब उसमें हम क्या डालेंगे, ब्लू लिटमस डालेंगे, तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि जो ब्लू लिटमस होता है वो ब्लू में ब्लू ही रहता है। अगर हम बेस हो तो बेस में क्या रहेगा, वो इट रिमेन्स ब्लू। आगे पूछा है, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको ऐसे याद रखना कि फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, दैट इज़ फिनोल जब क्या करता है, फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है, ये याद रखना है, और जिंक ऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इम्पार्ट कलर इन ए फ्लेम, कि ऐसी कौन सी मेटल होती है जो क्या करती हैं, जो कलर फ्लेम नहीं करती है, कलर नहीं देती हैं। तो वो होती हैं एक बेरिलियम और एक होती है मैग्नीशियम, एक बेरिलियम होती है और एक मैग्नीशियम होती है, ये इम्पार्ट कलर नहीं करती हैं, ये कलर नहीं देती हैं। ये कलर क्यों नहीं देती हैं, क्यों, क्योंकि जो बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम होता है, जो बेरिलियम होता है और जो मैग्नीशियम होता है, इसके बैलेंसर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतने ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं कि ये अपने में से क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इतने स्टेबल होते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। जब स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, जब स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे, ये इम्पार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको उनको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट में ये जाते नहीं हैं, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो, यहाँ तो मैग्नीशियम होगा लेकिन अगली बार आपको बेरिलियम बन सकता है, तो है ना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर इन ए फ्लेम, डू नॉट इम्पार्ट कलर इन ए फ्लेम। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि करते हैं कि नहीं करते हैं, तो याद रखना बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो होता है छोटा साइज़ होता है और वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होने की वजह से ये
एनर्जी अब एक्साइटेड स्टेट में जाती नहीं, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। आगे पूछा हुआ है द स्ट्रोंगेस्ट ल्यूइस एसिड अमोंग द बोरोन हैलाइड इज, इनमें से कौन सा बोरोन हैलाइड है जो कि क्या है, स्ट्रोंगेस्ट ल्यूइस हैलाइड है, मतलब एसिड है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, देखो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में नॉन मेडिकल के पेपर में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर में कोई 4 से 5 बार आ चुका है कि बोरोन हैलाइड जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा होता है BBI3, फिर क्या होता है BBr, BI3 लिखते BI नहीं, BB आयोडीन हो गया, फिर क्या आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन होता है ना, पहले BF3 आएगा, फिर यहाँ क्लोरीन आएगा, फिर आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ BBr3। तो ये होता है इसका ट्रेंड, ये बहुत बार पेपर में आता है, इसको एज इट इज़ ही आपने रिटर्न कराना है। हर साल पेपर में 2-3 साल बाद आ जाता है रिपीट करके। ये आगे देखते हैं, आगे पूछा है हार्ड वाटर डू नॉट गिव गुड लेदर इन द सोप बिकॉज प्रेसिपिटेट, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाता है, जब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो वो झाग ही नहीं बनने देगा। तो वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सैचुरेट। क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सैचुरेट, इसकी वजह से होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सैचुरेट। इसकी रिएक्शन भी लिख लीजिए। क्या होता है, जब क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देता है, किसके साथ ऐड कर देता है, ठीक है, ये क्या कर देता है, जैसे सोप होता है, वैसे रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए C17H35 COONA पॉजिटिव जो होता है क्या करता है, इसके साथ ऐड कर जाता है, तो ये क्या बनाता है C13H35 COO 2 टाइम्स Ca सोप प्लस NaCl, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सिट्रेट, क्या बोलते हैं कैल्शियम सिट्रेट, और इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सोडियम सिट्रेट। तो इसकी वजह से जो होता है ये क्या बना देता है, ये प्रेसिपिटेट बना देता है, इसलिए वो पानी में नहीं कर पाता है, पानी में झाग नहीं बना पाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। ये भी आता है आपको कि जो डिटर्जेंट होता है वही हार्ड वाटर में काम करता है, डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है, हार्ड वाटर में भी झाग बना देता है, लेकिन जो सोप होता है वो नहीं बनाता है। द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन इज, तो वो पहला जो कंपाउंड था वो था XCPTF6। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो होता है NeF2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये बहुत बार पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा है, आपको पूछा है कि टेबल स्पून ऑफ विनेगर का एक टेबल स्पून है, उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो उससे क्या निकलेगा। देखो रिएक्शन लिखी हुई है कि इसको जब हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो इससे जो गैस निकलेगी वो CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, और जो CO2 गैस होती है उसकी हिसिंग साउंड होती है, हिसिंग साउंड के साथ निकलती है टॉन्सर बिल्वी और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज, इन सभी को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिनका क्या होता है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम बोलते हैं, क्या होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। देखो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में एटॉमिक नंबर होता है 8, इसने 2 लिए हुए एक्स्ट्रा तो कितने हो गए, इसमें भी 10 हुए। इसका 9 होता है, इसने 1 एक्स्ट्रा लिया है तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हुए। इसके पास 11 है, इसने 1 कम कर दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास 12 है, इसने 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 12 है, 2 कम कर दिया, कितना रह गया, 10। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पूछे तो जिसके ऊपर जितना जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, तो साइज़ किसका ज़्यादा होगा फिर, O2 नेगेटिव का। अगर स्मॉलेस्ट पूछा तो सब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा होगा वो साइज। तो सबसे छोटा पूछते तो Mg2 पॉजिटिव का होना था, लेकिन इसने बोला सबसे ज़्यादा तो वो किसका हुआ, O2 नेगेटिव का। आगे पूछा है ओनली विटामिन विच मेटल इज प्रेजेंट,
जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन के। और बाकी मैंने आपको विटामिन से बताया है कि जो फैट सोलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं। फैट सोलेबल होते हैं कीड़ा, यानी कि KE, D और A। और जो वाटर सोलेबल होते हैं वो कौन से होते हैं? जो वाटर सोलेबल होते हैं वो B और C होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछते हैं कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे पूछा है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। तो इसको हम निकालने, अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तो वो 10 आएगी। 10 तो कभी होती नहीं है। ऑक्सीजन स्टेट जो होती है, देखो एक डबल बॉन्ड O हो गया, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ क्या हो जाएगा -2। टोटल करेंगे तो उसके ऊपर जो 4 आएगा ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी +6। इसमें ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो +6 होती है। ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, एज इट इज़ जाता है। एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाती है? दैट इज़ +6। आगे पूछा हुआ है कि IUPAC नेम लिखना है। आगे पूछा हुआ है कि हमने IUPAC नेम लिखना है। क्या करना है? IUPAC नेम लिखना है। तो आसान सा IUPAC नेम, वो बड़ा टफ नहीं आया हुआ है, हमें सिंपल सा आया हुआ है। क्या करना है? हमने CH3 दिया है 3 टाइम कार्बन के साथ। एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, फिर एक CH3 यहाँ लगा दो। तो नेमिंग जहाँ मर्जी से कर लो, दोनों से बराबर ही आएगी। 1 2 3। तो 2 बार क्या आया है? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आंसर विल बी योर दिस। आगे पूछा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ AlCl4 से क्या निकलता है? दैट इज रिएक्शन हमने लिखी हुई है, वो होता है, दैट इज क्या होता है? Al2C3। जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं हम इसको, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ ट्रीट करना, तो ये बनाएगा 4AlOH थराइस प्लस 3CH4 बना देगा, +3CH4 बनाएगा। तो रिएक्शन आ जाती है कई बार पेपर में, पता होनी चाहिए हमें। आगे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में है? तो इसमें क्या करना होता है? हमें सिंपल क्या करना होता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? मास ओवर मास कितना दिया हुआ है? दैट इज़ 1 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रो। वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर मास लिखना है। तो वाटर का मोलिकुलर मास होता है H2O, यानी कि ऑक्सीजन का हो गया 16 और 2 कितना हो गया? 18 होता है। तो इसका कितना आ गया? 1/18। अब हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं वो लिखना है। हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक A होता है, तो 3/18 लिख दो इसको। ये हो गया वाटर के केस में। दूसरा क्या लिखा हुआ? Ag के केस में। दूसरा जो आपको पूछा है, दूसरा आपको पूछा है सिल्वर के केस में। दूसरा क्या पूछा है आपको? सिल्वर के केस में। कि सिल्वर के केस में, सोडियम के केस में, इसे मान लेते हैं हम सोडियम के केस ले लेते हैं पहले। सोडियम के केस में कितना होता है? सोडियम का जो होगा, सोडियम के केस में होगा दैट इज़ 1/23, क्योंकि सोडियम अकेला एग्जिस्ट करता है। सोडियम के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत तो होती नहीं है। जो सोडियम होता है उसके लिए आपको 2 की ज़रूरत नहीं होती है। तो सोडियम वाला तो होगा ही नहीं, सोडियम वाला होगा ही नहीं। अब बच गया, सोडियम के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, सोडियम अकेला एग्जिस्ट करता है, तो सोडियम के ऊपर हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सिल्वर होता है, सिल्वर को अगर हम करेंगे तो सिल्वर भी Ag में एग्जिस्ट करता है। सिल्वर क्या करता है? तो 1 को 108 से डिवाइड कर देंगे, 1 को 108 से डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद जो आपको बचा हुआ है, किसका बचा? सोडियम भी हो गया, नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो नाइट्रोजन का चेक करेंगे। तो नाइट्रोजन का चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन 2 एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 डिवाइड बाय कितना हो गया? 7 दूनी 14 कितना हो गया? 28। तो ये कितना आएगा काट के? 1/14 एटम। तो ये हो गया। अब हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर। इनको डिवाइड करके देखो, जिसका भी ज़्यादा आएगा वो उसका आंसर होगा, जिसका भी ज़्यादा आएगा उसका वो आंसर होगा। देखो 18 से काटेंगे तो ऐसे मान लो 18 में 36 होता है, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। 18 कम पॉइंट 1 पॉइंट कुछ ही आएगा। अब यहाँ से काटेंगे, सिल्वर को काटेंगे, तो ये तो फिर 0 पॉइंट कुछ आएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा चलेगा 0 पॉइंट, क्योंकि 18 आप यहाँ लिखा है 0 पॉइंट कितना आएगा? तो 1 ही आएगा, क्योंकि
पहले तो 3 लगाया था तो 18 दूनी 36, तो 18 का 1 0.1 आ जाएगा। इस केस में करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा जाएगा, ये तो छोड़ दीजिए। सोडियम के केस में करते तो 1/23 है, तो 10 लगाएंगे तो अब भी नहीं आएगा, तो इसमें भी 0.0 कुछ आएगा समथिंग। अगर हम 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, अभी 10 लगाएंगे तब भी 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर क्या होगा, दैट इज़ वाटर। आंसर क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर इज़ योर आंसर। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो पिछला कंसेप्ट है ये पेपर में बहुत बार आता है। आपको सिर्फ मास और मोलिक्यूल, अगर एटम पूछा है, लार्जर नंबर ऑफ एटम पूछा है तो हमें एटम को मोलिकुलर मास से डिवाइड करना होता है, ठीक है। और फिर भी जो जिसका आंसर ज़्यादा आएगा वही इसका आंसर होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा आ रहा है, दैट इज़ 0.1। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 के लिए क्या लिखेंगे हम, 12 लिखेंगे, 12 में से 2 कम कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 2 पॉजिटिव लगा है, 10 हो गया, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। तो ये तो फुल्ली फील्ड है, इसमें तो अनपेड है ही नहीं, ये तो कहानी खत्म हो गई। आगे क्या पूछा है, वेनेडियम, ठीक है, शक्ति वक्रमण, शक्ति व मतलब 21 22 और 23। अब 23 पूछा हुआ है, 23 है, 23 में 3 निकाल दी तो कितने रह गए, फिर ऑटोमेटिकली 20 ही रहे। 20 रहे तो 20 के लिए क्या होगा, ठीक है, आर्गन हो जाता है, आर्गन 4s2, तो इसमें भी फुल्ली फील्ड है काम, इसमें भी कहानी ख़त्म है। अब उसके बाद क्या बचा, टाइटेनियम, टाइटेनियम के ऊपर भी 3 पॉजिटिव है, तो देखो इसने भी अगर 3 पॉजिटिव सेट, टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो बच्चा कौन फिर, आयरन के ऊपर, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। 26 में से आपने कितने कर दिए, 2 काट दिए, तो कितने 3 है कि कितने हैं, 3 काटे हुए, यहाँ 3 लिखे हुए, 3 काट दीजिए, कितना जाएगा 23। तो 23 को कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2, कितने हो गए 2 हो गए, 2 के बाद कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना बच गया 18 2 20 और 3 23। तो इसमें कितने बचे, इसमें 3 अनपेड बचे। तो मैक्सिमम अनपेड किस में हुए, मैक्सिमम अनपेड किस में हुए, Fe3 पॉजिटिव में। ये पेपर का बहुत अनपेड निकालने के लिए आपको एटॉमिक पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई ये टिपिकल नहीं है। आगे पूछा है कंजुगेट एसिड ऑफ OH। जब भी आपको कंजुगेट एसिड लिखने को बोले तो आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है हाइड्रोजन को, और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। अब OH नेगेटिव में करना है तो प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं, एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो वाटर बन जाएगा। अगर इसका कंजुगेट बेस पूछा होता, अगर इसका कंजुगेट बेस पूछा होता तो कंजुगेट बेस क्या होता है, इसका कंजुगेट बेस क्या होना था, OH नेगेटिव का, तो एक ऑक्सीजन को कम करना होता है और हाइड्रोजन को कम करना होता है, रिमूव कर दीजिए और एक नेगेटिव वो लगा दीजिए, कितना आ गया और O2 नेगेटिव। अब आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अमोनिया का कंजुगेट एसिड क्या होता है और साथ में कंजुगेट बेस क्या होता है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है लास्ट में। आगे पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसेट, एसेट है 16 ग्राम दिया हुआ सल्फर का, तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो याद रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.022 10⁻23। ये जो मास होता है ये गिवन मास होता है, ये जो मास होता है ये क्या होता है, ये गिवन मास होता है, जो हमें दिया होता है वो मास होता है। 16 ग्राम जो दिया हुआ है वो गिवन मास है। अब गिवन मास को हमें किससे करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखो मास कितना दिया है 16, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सल्फर का, पहले सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, लेकिन एसिड दिया है तो 32 × 8 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको काटेंगे 16 दूनी 32 तो कितना हो जाएगा 1/16, 1/16 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0625 मोल। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि लास्ट में 6.22 भी है, तो 0.0625 को अगर हम 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.76 × 10⁻22। और इस तरह के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पेपर में बहुत बार आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.02 10⁻23 होते हैं, याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड है। देखिए जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये ऑर्गेनिक एसिड होता है,
जो एसिटिक एसिड होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो सिट्रिक होता है, और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है या फिर HCl होता है या फिर नाइट्रिक एसिड होता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं, मिनरल एसिड है। क्या है ये, मिनरल एसिड है। ये भी पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो सभी को पता है दैट इज कोलाइड सोल्यूशन शो करते हैं। कोलाइड सोल्यूशन कौन सा है, या तो मिल्क होता है, यहाँ पर मिल्क लिखा होता है, या तो ब्लड आता है ज़्यादातर आपको पेपर में, या तो मिल्क या फिर ब्लड। NaCl जो होता है ये ट्रू सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, जो हमारे सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। देखो, हाई हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरॉन, नियॉन, ये हो गया। तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होती है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। और जो अगले होते हैं जैसे ना मांगू, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कॉपर, क्लोरीन, ना मांगू, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, फिर पोटाशियम और कैल्शियम। तो ये सेकंड जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप के होते हैं। अगर मान लो पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो थर्ड और फोर्थ पीरियड के होते हैं, थर्ड और फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। तो आपको पेपर में आया सल्फर कितनी होती है, पेपर में अभी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है कि सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, तो वो 6 होती है। जो सेकंड होती है उसकी कितनी होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी वो 4 होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर द क्लास। जो आपको क्वेश्चन बोला है उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दैट इज़ NH3 का कंजुगेट एसिड भी लिखना है और NH3 का कंजुगेट बेस भी लिखना है। दोनों आपने कमेंट बॉक्स में बनाना है। थैंक यू फॉर द क्लास।